हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। SKC विद्याकुल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं गणित की चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या हैं वास्तविक संख्याएं। पाठ का नाम हमारा है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में सबसे पहले जानकारी प्राप्त करेंगे। वास्तविक संख्याओं को मुख्यतः 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। और दूसरा है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो आप पहले से भी पढ़ते चले आए हो, अभी आप 10वीं बोर्ड में हो। परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पहली शर्त हो गई। दूसरा शर्त ये होता है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात Q ≠ 0। और तीसरा शर्त ये है कि P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक के बारे में आप पढ़ चुके हो। पूर्णांक ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, या 0 भी हो सकता है। और जिसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, जहाँ पे Q ≠ 0 हो और P और Q क्या हो, एक पूर्णांक हो। परिमेय संख्याओं के अंतर्गत हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, जिसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्या जिनसे हम गणना करते हैं किसी भी चीज़ की, जैसे 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक। दूसरी संख्या हमारी हो गई पूर्ण संख्याएं। इन्हें भी हम परिमेय संख्या के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। तो पूर्ण संख्याएं मतलब होती हैं जो 0 से प्रारंभ हो, 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक। तीसरा हमारा आता है पूर्णांक। इसी के अंतर्गत हम पूर्णांक का भी अध्ययन करते हैं। पूर्णांक का मतलब हो गया कोई भी ऋणात्मक संख्या हो सकती है, जैसे ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट। इस तरह से ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q ≠ 0 होना चाहिए, और P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, अर्थात या तो ऋणात्मक में भी इनफाइनाइट तक आप जा सकते हैं, या तो कोई धनात्मक संख्या होनी चाहिए या 0 होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं जिनका वर्गमूल न निकाला सके, ऐसे अंडर रूट में पाई जाने वाली संख्याओं को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे उदाहरण के लिए हमने ले लिया √2 या √3, √5। ये सभी संख्या क्या हो गई? अपरिमेय संख्याएं। जबकि यहीं पे एक हम आपको संख्या बता रहे हैं √4, तो आपको पता रही, आप कड़ी देख रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि √4 अपरिमेय संख्या हो गई, बल्कि ये भी क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल 2 होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला टॉपिक हमारा होगा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है कि किसी भी भाज्य संख्या को, कोई भी भाज्य संख्या हो सकती है, उसे हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यही हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। भाज्य को हम क्या लिख सकते हैं? अभाज्य
संख्याओं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। अर्थात जैसे हमने कोई भाज्य संख्या ले लिया, जैसे हमने लिया 10, तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5, 2 पचे 10। यहाँ पे आप देखिए 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन हम 10 को 2 गुणे 5 अर्थात अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। और कोई उदाहरण लेना चाहे तो ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया 18, तो 18 का वर्गमूल निकालेंगे या गुणनखंड करेंगे तो 2 9 18, फिर 3 3 9, 3 1 में 3। तो हम 18 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3। तो ये हमारी क्या होगी, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। जबकि 18 क्या है, भाज्य संख्या है, तो हम इसको बोलेंगे भाज्य। ये भाज्य है, बाकी ये संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या हुआ कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यही हमारे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है हमारा म स और ल स। म स और ल स। म स को हम लोग कह सकते हैं HCF, जबकि ल स को LCM। पूरा नाम म स का होता है महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। ल स का पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्त्य। दोनों में अंतर समझिएगा। यहाँ पे समापवर्तक कहा जाता है, इसमें कहा जाता है समापवर्त्य। महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त्य। तो महत्तम लघुत्तम क्या होते हैं, इसके आपके पूरे नाम याद हो जाने चाहिए। महत्तम समापवर्तक अर्थात म, उसी को हम लोग कहते हैं HCF अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दूसरा है हमारा लघुत्तम समापवर्त, जिसे हम कहते हैं ल स LCM। LCM को पूरा नाम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है दोस्तों, अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि म स और ल स में क्या संबंध है। म स तथा ल स में संबंध, ये दोनों में क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो किसी भी संख्याओं का गुणनफल, ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्याओं का गुणनफल उन सभी संख्याओं के म स तथा ल स के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात संख्याओं का गुणनफल बराबर म स गुणे ल स। जैसे हमने कोई दो संख्या ले लिया, हमने ले लिया 15 और 12, दोनों का हम निकालेंगे म स और ल स। तो 15 का गुणनफल खंड करेंगे तो आएगा आपका 3 गुणे 5, 3 पचे 15, जबकि 12 का आ जाएगा 2 तिहाई 6 दूनी 12। इसको आप पहले लिस्ट छोटी संख्याओं को पहले लिखेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब HCF निकालेंगे तो जो दोनों में मैच करता हो वो होता है HCF। तो यहाँ पे 3 दोनों में है, तो 3 क्या हो गया, HCF आ गया। जबकि LCM क्या निकल के आएगा, LCM हमारा होगा 2 गुणे 2, ये दोनों में है, 3 एक बार आया दोनों में, गुणे 5 अर्थात 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60। हमारा LCM क्या आ गया, 60। तो हम इस फार्मूले में रखेंगे संख्याओं का गुणनफल, अर्थात 15 और 12 का निकाला है तो 15 गुणे 12, ये बराबर होगा किसके, म स गुणे ल स के। म स का मतलब हो गया HCF अर्थात 3 आया है, गुणे ल स का मतलब हो गया LCM जो कि 60 आया है। अब हम इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे 6 त्रिक 18, 180 आ गया। यहाँ पे 15 दहा में 150, 15 दूनी 30, यहाँ भी आ गया 180। मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके हो गया, राइट हैंड साइड के। अर्थात यहाँ से प्रूफ हो गया
किन्हीं संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के मस और लस के गुणनफल के बराबर होता है। इसी को हम बोलते हैं मस तथा लस में संबंध। आगे हम प्रश्नावली को प्रारंभ करेंगे। प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से पढ़िए कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अर्थात संख्याएं जो दी गई हैं उनको अभाज्य गुण, अभी हमने बताया आपको अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जिसमें हमने बताया था कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमको वही पूछा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें पहला संख्या है हमारा 140। इसमें किस रूप में इसे लिखना है? ये एक भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे? 140 का गुणनखंड करेंगे। तो ये कटेगा 2 से, 2 सते 14, 0, 2 तिहाई 6, 1 बचा 10, 2 पचे 10, फिर 5 से कटेगा, 5 सते 35, 7 एका में 7। तो हम 140 का गुणनखंड क्या आ गया? 140 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। यही क्या हो गया? इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने व्यक्त कर दिया। इसी को हम लिख सकते हैं 2 2 बार आया है तो 2 के घात 2 गुणे 5 गुणे 7। इस तरह से हम इसे व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा सवाल है हमारा 156। दूसरा दिया गया है 156। 156 का गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, 2 सते 14, 1 बचा 16 है, 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 1 बचा 18, 2 9 18, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एका में 3, 3 त्रिका 9, फिर 13 से कट जाएगा। अर्थात हम 156 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, या इसी को हम व्यक्त कर सकते हैं 2 के घाते 2, 2 बार आया है, गुणे 3 गुणे 13 के रूप में। यही इस संख्या का क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे हम तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है, पहले प्रश्न का तीसरा है 3825। इसका हमको क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो हम इसे 3825 को काटेंगे, गुणनखंड करेंगे। इसका किससे कटेगा दोस्तों? सबसे पहले ये 3 से कटेगा, तो 3 एका में 3, यहाँ पे हो गया 3 दूना 6, 2 बचा 22 हो गया, 3 सते 21, 1 बचा 15, 3 पचे 15। फिर हम इसे 3 से काटेंगे, कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 1 बचा 15, 3 पचे 15। फिर 5 से काटेंगे तो 5 अठे 40, 2 बचा 25 हो गया, 5 पचे 25। फिर 5 से कटेगा, 5 एका में 5, 3 बचा 35, 5 सत्ते 35। अब 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 17 से ही कटेगा। अर्थात हम 38/25 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 के रूप में, या इसी को हम 3 2 बार आया है, 3 के घात 2 गुणे 5 2 बार है, 5 के घात 2 गुणे 17। इस तरह से इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है, पहले का चौथा, 5000 5005 5005। तो 5005 को हम कैसे काटेंगे? आप सभी को पता होना चाहिए। 5005 5 से कट जाएगा, हम इसे 5 से काटेंगे, 5 एका में 5, 0 0 1, फिर 1 किससे कटेगा? 5 से अभी नहीं कटेगा, ये कटेगा हमारा 7 से। तो 7 एका में 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचा 21 हो गया, 3 सते 21। फिर 147 आया, 147 को हम काटेंगे, 11 से कट जाएगा, 11 एका में 11, 3 बचा, सॉरी यहाँ पे 7 तरीक 21 काटा गया है, 7 नहीं 3 आएगा 43, 7 तरीक 21 हो गया, 11 एका में 11, 3 बचा 33 हो गया, 11 3 33। बाकी फिर हम इसे काट देंगे 13 एका में 13 से, कितना आ गया? 5005 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 7
गुणे 11 गुणे 13, ये हो गया। इसको हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर दिया। चौथा हमारा इसमें है पांचवा, पहले का पांचवा जो कि अंतिम है पहले प्रश्न का। पांचवा है 7429, इसको भी हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। ये सर्वप्रथम कट जाएगा हमारा 7429, ये कटेगा 17 से, तो 17 से 17 दूनी 34, 17 तिक 51, 17 चौका 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 6 बचा 62 हो गया। 17 दूनी 34, 70 तिक 51, 17 चौका 68, ज़्यादा हो जाएगा। 17 तिक 51, 51 के बाद कितना आएगा 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, आ गया हमारा 11 और 9 हो गया 119, तो 17 7 119, ये हमारा आ गया 437। फिर अब 437 हमारा कट जाएगा 19 से, तो 19 दूनी 38 हो गया, 39, 40, 41, 42, 43, 5 बता 57 हो गया, 19 तिक 57, फिर ये कट जाएगा हमारा 23 से, 23 एका में 23। तो हम 7429 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में 17 गुणे 29 गुणे 23 लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया पहला प्रश्न। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। चलिए इसको रिमूव करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा दूसरे का पहला प्रश्न ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें कहा गया पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। अभी हमने आपको पढ़ाया था कि HCF और LCM में क्या संबंध है, अर्थात लस और मस में क्या संबंध है। तो हमने संबंध निकाला था कि दो संख्याओं का या कितनी भी संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुणे मस होता है, अर्थात LCM गुणे HCF होता है। आज हम उसी सूत्र को यहाँ पे प्रूव करेंगे। पहला इसमें दिया है 26 और 91। तो सबसे पहले हम 26 और 91 को क्या निकालेंगे, HCF। तो 26 का गुणनखंड करेंगे तो 26 2 से कट जाएगा, 2 एका में 2, 2 3 6, 13 एका में 13। तो हम 26 को लिख सकते हैं 2 गुणे 13। और 91 है, 91 का भी हम गुणनखंड करेंगे तो 7 एका में 7, 7 तिक 21 और 13 एका में 13। तो हम 91 को लिख सकते हैं 7 गुणे 13 के रूप में। तो यहाँ पे जो दोनों में मैच करेगा 13 13 दोनों में है, तो ये हमारा क्या आ गया, HCF आ गया बराबर 13। बाकी LCM क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा 2, यहाँ है 2 गुणे 7 गुणे 13 एक बार। तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 गुणे 13, 14 में 13 में गुणा करेंगे, गुणा करके देख लीजिएगा आ जाएगा ये हमारा 182 आ जाएगा। ये हमारा हो गया LCM, दोनों संख्याओं का LCM। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, जांच क्या करनी है। जांच में हमने बताया था कि दो संख्याओं गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM के। तो दो संख्याएं हमारी कौन सी है, गुणा कर देंगे 26 गुणे 91 बराबर HCF कितना आया है हमारा 13 गुणे LCM आया है 182। तो 26 में 91 गुणा करके देख लीजिए, आ जाएगा 2366 बराबर 13 में 182 का गुणा करेंगे, यहाँ भी आ जाएगा 2366, अर्थात दोनों पक्ष बराबर है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे इति सिद्धम। हमने ऐसा सिद्ध कर दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM के। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है।
अगला है दूसरा, इसे उतार लीजिए। दूसरे प्रश्न का दूसरा हमारा सवाल है 510 और 92। 510 और 92, इसका भी हम लोग निकालेंगे HCF और LCM। तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करते हैं 510 का। तो यहाँ पे जब हम इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा 11 हो गया, 2 पचे 10, फिर 1 बचा 10, 2 पचे 10, फिर 5 से कट जाएगा, 5 पचे 25, 5 एका में 5, ये 3 से भी तो कट जाएगा, 5 5 10 2 12, 12 3 से कटता है तो ये 3 से कट जाएगा, तो 3 8 24, 1 बचा 15, 3 बचे 15, अब 5 से काटेंगे, 5 एका में 5, 3 बचा 35, 5 सते 35, और ये कट जाएगा 17 से, 17 एका में 17। और दूसरा संख्या हमारा 92, 92 का भी गुणनखंड कर लेंगे, तो 2 चौका 8, 1 बचा 12 और 2 छंग 12, फिर 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 23 से कट जाएगा, 23 एका में 23। तो हम यहाँ पे 510 को लिख सकते हैं, 510 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और 92 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 23। और जब हम इसका HCF निकालेंगे तो दोनों में क्या आ रहा है, 2, HCF हो गया 2। LCM जब निकालेंगे तो आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे यहाँ से 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, और जब हम इसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 23,460। गुणा करके देख लीजिएगा, 23,460 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच में क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, अर्थात दोनों संख्या कौन सी है जिसका हम LCM और LCF निकाले हैं। एक संख्या है 510 गुणे दूसरी संख्या है 92, बराबर HCF कितना निकल के आया, 2 निकल के आया, गुणे LCM निकल के आया है 23,460। 510 का गुणा 92 में करेंगे, आप लोग करके देख लीजिएगा। 510 का गुणा 92 में करेंगे तो आ जाएगा 46,920, और यहाँ 2 का गुणा भी इसमें करेंगे तो आ जाएगा 46,920। तो दोनों इक्वल साइड आ गए, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा सिद्ध किया गया, इति सिद्धम। इसे लिख लीजिए, बहुत ही सरल प्रश्न है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बाकी आप बोर्ड परीक्षाओं में उच्चतम अंक प्राप्त करने की संभावना रख सकते हैं। तीसरा हमारा है, दूसरे प्रश्न का तीसरा, दूसरे प्रश्न का तीसरा है 336 और 54। तो यहाँ पे भी हम 336 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। सभी को पता है 2 से कट जाएगा, 2 एका में 2, 1 बचा 13 हो गया, 2 छंग 12, 1 बचा 16, 2 अठे 16, फिर काटेंगे 2 अठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 एका में 2, 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 7 एका में 7। बाकी 54 को भी हम काटेंगे, 2 दूना 4, 1 बचा 14, 2 सत्ते 14, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, 3 एका में 3। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 336 को हम लिख सकते हैं किस रूप में, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, और 54 को लिख सकते हैं, 54 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 के रूप में। यहाँ पे जब हम इसका HCF निकालेंगे तो दोनों में कौन सी संख्या मिल रही है, 2 मिल रहा है एक, और एक जगह पे 3 मिल रहा है, तो 2 तिहाई 6 इसका हो गया HCF। बाकी LCM निकालेंगे तो 2 कितनी बार है, 2 एक बार दोनों में मैच कर रहा है, बाकी 3 बार एक्स्ट्रा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 7। गुणा करेंगे तो इसमें आ जाएगा हमारा 1800, यह आ जाएगा 1800, LCM निकल के आ जाएगा।
फिर हम इसका जांच करेंगे। जांच में क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याएं कौन सी हैं, 336 और 54। तो यहाँ पे 336 का गुणा करेंगे 54 में, बराबर HCF कितना निकल के आया है हमारा, 6 निकल के आया है। HCF 6 निकल के आया है, गुणे LCM, सॉरी LCM कुछ अलग आया है। यहाँ पे LCM गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 3024। 3024 LCM आया, इसको आप लोग संशोधित कर लीजिएगा। गुणे LCM कितना हो गया, 3024। अब बाकी जब हम लोग गुणा करेंगे 336 का 54 में गुणा करेंगे, गुणा करके देख लीजिए, ये आ जाएगा 18,144, बराबर 6 का गुणा करेंगे 3024 में तो आ जाएगा 18,144। दोनों इक्वल आ गए। इस प्रकार से हमने सिद्ध किया कि ये जो संबंध है HCF और LCM में ये सही है। इस तरह से दोनों प्रश्नों को सॉल्व किया और उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। और अगले इसी प्रश्नावली के अगले जो क्वेश्चंस है वो कल हम आपको लेकर के मिलेंगे और कल इस प्रश्नावली को समाप्त करेंगे। और लगातार आपको इस YouTube चैनल पे क्लासेस मिलती रहेंगी और अभी मैथ की क्लासेस मिल रही हैं, आपको साइंस की भी और इंग्लिश की भी क्लासेस एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराई जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।